सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, महंगाई इस वक्त अपने अरूज पर है। पेट्रोल महंगा होने से दालें, सब्जियां, गोश्त, फल, किराए सब कुछ महंगा हो चुका है और अवाम इस वक्त बिलबिला उठे हैं, काफ़ी परेशान हैं कि आखिर ये महंगाई का जिन कब काबू में आएगा और हुकूमत जो कि रिलीफ के वादे कर चुकी है वो कब रिलीफ फराहम करने में कामयाब हो पाएगी। इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या नंबर गेम है, क्या वजह है कि डॉलर कभी एकदम ऊपर जाता है और अगर नीचे आता है तो काफ़ी सुस्ती के साथ नीचे आता है, और ये जो अभी चीनी कुछ सस्ती हुई है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आज ये जो हल्का सा चीनी को रिवर्स गियर लगा है, आपकी नज़र में क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर है या फिर ये वक्ती तौर पर हुआ है? देखिए, बात ये थी कि हुकूमत ने गठजोड़ था चीनी के मालिकान के साथ जो ताकतवर हैं, उन्होंने बेतहाशा मुनाफा कमा लिया और ये माजी में भी होता रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि बेतहाशा मुनाफा कमा लिया। जब उनका पेट भर गया तो उसको हकीकी सतह पर ले आए तो निस्बतन थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, लेकिन जो लूटमार करनी थी वो उन्होंने कर ली। तो अब मेरे ख्याल से फ़िलहाल ये ऊंची शरह पर तो रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये मुस्तहकम कुछ अरसे के लिए चीनी के नर्ख हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये जो अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं, फिर क्रशिंग कहा जा रहा है कि हर सूरत हम करवाएंगे, मिलें काम करेंगी, अदरवाइज कार्रवाई की जाएगी, गवर्नेंस भी इसमें मैटर करती है? यकीनन करती है, लेकिन इसमें सियासत ज़्यादा है। हुकूमत जो है वफाकी व सूबाई हुकूमतों को ब्लेम कर रही है, जहाँ अपोजिशन की हुकूमत है। अपोजिशन वफाकी हुकूमत को और उन सूबों को ब्लेम कर रही है जहाँ के जो है वो हुकूमत में तहरीक इंसाफ उनकी उसकी है। एक तो बुनियादी वजह ये, लेकिन एक गठजोड़ भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकतवर तबकों में, ज़ख़ीरा अंदोज़ों में, मुनाफाखोरों में और स्मगलर्स में, और हुकूमत में माजी में भी रहा है, अब कुछ ज़्यादा हो गया। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि हुकूमत में शामिल अफराद जानबूझ के कुछ ऐसे फैसले जिससे चीनी सस्ती हो सकती थी वक्त पर इंपोर्ट नहीं करते। ये सब एक गठजोड़ है जो होता रहा है, लेकिन जब एक हद तक पेट भर जाता है और मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा देता है और ऐसा लगता है हुकूमत के लिए ख़तरा है, तो फिर वो उन इक़दाम को रिवर्स करते हैं। लेकिन जो मुनाफा कमाना था कई सौ अरब रुपए आवाम की जेब से, वो तो निकल गया, तबाही तो आ गई, उनकी ज़िंदगी तो अजीरन हो गई। ये मसला है। सही। अच्छा, अब दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जो बिजली का झटका आवाम को दिया गया और 35 अरब रुपए इजाफी वसूल अब किए जाएंगे, जो बिजली 2 रुपये 52 पैसे महंगी कर दी गई है फी यूनिट, इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये साथ में महंगी भी कर रहे हैं, फिर एक तरफ रिलीफ का इन्होंने एक पैकेज भी दिया है, अनाउंस किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो ये एक ही टाइम में इजाफा भी और रिलीफ भी, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि जो इन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है वो है 160 रुपया महीना फीस पर्सन और 6 महीने के लिए। तो ये तो एक ऐसा होता है ना कि जब किसी को जो है, मिसाल के तौर पर झुलसे हुए अवाम थे, उनकी हालत ख़राब थी, हुकूमत को पता था कि उन पर महंगाई का पेट्रोल छिड़कना है, तो थोड़ा पानी का छिड़काव कर दिया था। वो एक सियासत थी। 160 रुपये महीना कोई चीज़ नहीं होती। मगर जो मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, आने वाले महीने में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत इस महंगाई को रोकने की कोशिश नहीं करेगी। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब कई मरतबा इजाफा होगा, और क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं तेल, महंगाई बढ़ती है, तो बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, बजट खसारा भी बढ़ेगा, शरह जो है वो सूद भी बढ़ेगी। आगे चल के कुछ अर्से बाद रुपए की कदर पर दबाव आएगा। कई 100 अरब रुपए के टैक्सेस अवाम के ऊपर लगाए जाने वाले हैं। तो गरीब और अमीर का फ़र्क भी बढ़ना है, गुर्बत भी बढ़नी है, महंगाई भी बढ़नी है, बेरोज़गारी भी बढ़नी है। और हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अब इसमें कोई फैसला कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है, ताकतवर तबकों को नाराज़ नहीं कर सकते। और उनका मौक़िफ़ अब ये होगा इलेक्शन में कि जी जो तबाही बर्बादी हुई तो पिछली हुकूमत की वजह से थी, हम ठीक नहीं कर सके, जख्मों पर जो है वो। तो शायद साहब फिर वो जो बातें हो रही थी, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और मेरे पास कोई स्विच बटन नहीं है जिसको मैं ऑन करूंगा तो महंगाई खत्म हो जाएगी, मुल्क ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आगे चलकर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो फिर ये बेहतरी तो अगले 2 साल में भी होती नजर नहीं आ रही।
देखिए ना, ये तो उन्होंने 6 महीने के बाद कहना शुरू कर दिया था कि के हालत बेहतर हो गई है, उन्होंने कहना शुरू किया था। फिर ये कह रहे थे मईशत मुस्तहकम हो गई है। अभी आपने इब्तिदाई गुफ्तगू में जिस तरह बताया कि रुपए की कदर गिरी, मईशत तबाह हुई, तो ये सारी खराबियां हैं। फिर आप IMF के पास गए, फिर IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। ये तमाम चीजें ये बात जाहिर कर रही हैं जो मैं शुरू से कह रहा था कि मईशत मुस्तहकम नहीं हुई है। हुकूमत का ये दावा गलत है कि मईशत मुस्तहकम हो गई। तो 1 दर्जन से जो ज्यादा दावे किए थे वो सियासी दावे थे। जब उन्होंने ये कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर दूंगा, जो उन्होंने आज तक नहीं की, ना करेंगे। जो उन्होंने कहा था कि मैं उन वजूहात को दूर करूंगा जिससे गर्दिशी कर्जे पैदा होते हैं, जिससे बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, उन्होंने हंगामी बुनियादों पर कदम उठाया, उन्होंने नहीं किया, ना करेंगे। बुनियादी तौर पर ताकतवर तबकों को नवाजा गया है, चाहे कानून तोड़ के नवाजा गया है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जो कुछ फैसले हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने किए हैं जो गलत हैं, उनको पता है गलत हैं और वो उसको डिफेंस नहीं कर पाएंगे। उसमें एक है शरह सूद में हैरत अंगेज कमी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है, किसी मुल्क में इतनी कमी नहीं। उससे कर्जे सस्ते देके गैर जरूरी इम्पोर्ट्स कराई, जिससे तजारती खसारा बढ़ा, जिससे जो है रुपए की कदर पर दबाव पड़ा, जिससे दरामदात महंगी हुई, जिससे पेट्रोलियम महंगी हुई। तो रुपए की कदर को गिराना एक मुजरमाना फेल था। इस हद तक शरह सूद को कम करना एक मुजरमाना फेल था, जिससे ये तबाहियां आई। और जितने आपने वायदे कौम से किए थे इलेक्शन से पहले, 100% उनसे इनराफ किया है। तो ये तो वाज़ेह रोज़ रोशन की तरह है। सही। अब ये जो डॉलर है, इसको जिस तरीके से ये इसकी ऊंची उड़ान है, अगर ये रिवर्स गियर इसको लगता है तो वो कुछ पैसों में ये नीचे आता है। पहले कहा गया कि जी आर्टिफिशियली रोक के रखा गया था, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। आपने इस आर्ग्यूमेंट को बाय किया, और डॉलर के बढ़ने से और रुपए के डीवैल्यू होने से हमें कितना नुकसान होता है? देखिए, आपने बड़े अहम नुकात उठा दिए हैं। पहले ये कहना बिल्कुल गलत है, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि दुनिया में सब, इस वक्त दुनिया में जो बातें आप कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई खित्ते में सबसे ज्यादा है। ये कहना गलत है कि जो है दुनिया भर में यहाँ सबसे ज्यादा महंगाई है। मैंने उन मुल्कों का रिकॉर्ड चेक कर लिया है, भारत का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, यहाँ महंगाई ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। इस केस में हम पेशरफ्त हुई है। जो CCTV फुटेज थी उसका ट्रांसक्रिप्ट सामने आ गया है, जिसकी डिटेल्स बड़ी होशरुबा हैं और दिल दहला देने वाली डिटेल्स हैं। इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब, एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास, आपके कीमती वक्त। बताइएगा कि ये जो अभी CCTV फुटेज आई है, जिसका ट्रांसक्रिप्ट सामने आया, ये कितना मुआविन साबित होगा इस सारे केस में? और आपने जो इस सारे केस को देखा है, मुल्जिम तरह तरह के ड्रामे कर रहा है और अब तो वो खुद ये कह रहा है कि या तो मुझे फांसी दे दो या मुझे माफ़ कर दो। देखिए, ये CCTV फुटेज जो आई है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ corroborative एविडेंस। हमारे लॉ के अंदर एविडेंस की काइंड्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें ये जो CCTV फुटेज है, कोई वीडियो को फोरेंसिक इसका अगर करवा लिया जाए तो ये भी एक corroborative पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। चूँकि इससे पहले FIR से लेके इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन ऑनवर्ड जितनी भी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके अंदर ये जितनी भी स्टोरी नरेट की गई, ये ही सारी स्टोरी जो थी वो भी CCTV फुटेज के थ्रू उसके साथ करैबोरेट कर चुकी है। और इसके बाद दिस हैज़ बिकम अ वेरी ओपन एंड शट केस। जो आपने बात की कि ये मुल्जिम की तरफ से हीले बहाने किए जा रहे हैं, जानबूझकर अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे लॉ के अंदर सेक्शन 84 मौजूद है पाकिस्तान पिनल कोड के, जो ये कहता है कि अगर कोई शख्स पागल है, कोई शख्स दीवाना है, या कोई शख्स अपने एक्ट की इंटेंसिटी को समझने से कासिर है, तो उसका जुर्म वो जुर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा चूँकि ये ओपन एंड शट केस है, जिसमें ऑकुलर एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस और इसके बाद जिस चाकू से इसने कत्ल किया फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर लिए गए, फोरेंसिक एविडेंस भी मैच कर लिया गया और DNA था वो भी मैच कर गया। लिहाजा मुल्जिम के पास बच निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। दिस हैज़ बिकम अ वेरी ट्रांसपेरेंट केस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो लिहाजा इनकी वकील की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इसकी लुनेंसी को या इसकी मैडनेस को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जाए, और जो लॉ के अंदर एग्जम्पशन दी जाती है सेक्शन 84 के तहत, वो उसको दिलवाई जाए ताकि इसकी सज़ा कम हो जाए या किसी तरीके से ये शख्स बरी हो जाए। अच्छा, इसमें ये जो भी ट्रांसक्रिप्ट सामने आई है, इसमें ये भी देखा गया है कि जैसे ही वो खातून अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं, तो रात के 2:41 पर जो गार्ड है वो गेट बंद कर देता है। फिर वो मिन्नत समाजत करती हैं, लेकिन वो उनको खींच कर अंदर ले जाता है मुल्जिम।
ये गार्ड का किरदार जो है, इस पर कानून किस तरह हरकत में आ सकता है, और दूसरा ये भी बताएगा कि इनके वालिद का जो सारे मामले में किरदार है उनको क्या सज़ा हो सकती है। और अब तो ये ओपन एंड शट केस है, डिले पता नहीं क्यों किया जा रहा है इसमें। देखिए, इसे जो गार्ड की हद तक, ये इनके पेरेंट्स की हद तक सेक्शन 109, 118 और 201 इन्वोक किया गया है। सेक्शन 109, 118 का मतलब ये है कि ये लोग भी पार्टिसिपेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं इन द कमीशन ऑफ क्राइम। जो मर्डर किया गया है जाहिर जाफर की तरफ से, इन लोगों ने भी उसकी साथ उसकी हेल्प की है, पार्टिसिपेट किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के अंदर हिस्सा लिया। स्पेशली जो गार्ड की आपने बात की, क्योंकि गार्ड की तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अगर वो उस रात किसी तरीके से बच निकलती तो शायद उसकी जान ना जाती है। जो बर्बरी या जुल्म या उसके साथ ज्यादती की गई, इसका किसी ना किसी तरीके से कुछ बचाव किया जा सकता था। लेकिन ये जो शख्स है जो कि गेट कीपर है, एट द सेम टाइम उसके जो पेरेंट्स थे, हुआ कंटिन्यूअसली इन द कनेक्शन ऑफ डैड जाहिर जाफर जो कि अक्यूज पर्सन है, तो अगर वो भी चाहते तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से रिकोर्स कर सकते थे। तो लीगली इनकी भी ये लायबिलिटी है कि ये लोग भी पार्टिसिपेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं। जो प्रिंसिपल अक्यूज ने एक्ट किया, सेक्शन 302 का मर्डर किया, 376 के तहत जो उसने ज्यादती की, रेप किया, जो कि डीएनए के तहत साबित भी हो चुका है। लिहाजा वो तमाम के तमाम ऑफेंस जो प्रिंसिपल अक्यूज ने किए, ये लोगों ने भी उसकी मावनत की, आनत की, पार्टिसिपेट किया, फैसिलिटेट किया, तो ये भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल साथ रहेगा बैरिस्टर वकास। इस वक्त आलिया सारिम बन्नी साहिबा जो कि सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस केस को आप किस तरह देख रही हैं? एक ताकतवर तबका है जो कि अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, कभी अमेरिकन नेशनल होने के हवाले से रसाई मांगी जाती है काउंसलर, और उसके बाद जो मुजरिम है वो खुद ये बोल रहा है कि आप मुझे फांसी दे दें या फिर मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे जेल से बाहर निकालें, और पागल होने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन कोई बात उसकी बन नहीं पा रही, इसलिए इस केस को ड्रैग भी किया जा रहा है। किस तरह देख रही हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब कभी भी सच को डिले किया जाता है उसमें जहन में यही होता है कि सच ना पहुंचे और उसमें कोई ना कोई झूठ की आमेजिश ऐसी मिलाई जाए कि सच्चाई सामने ना आ सके या सच्चाई का रंग बदल दिया जाए। कहते हैं ना कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। धन के हाथों बिकते हैं सब कानून, अब किसी जुर्म की कोई सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। सब इस तरह की बातें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून अपने आप को मजबूर दिखा रहा होता है। इसमें कोई एक शख्स मुलविस नहीं है। जब इस आईने में चेहरा देखा जाएगा, केस देखा जाएगा, तो वालिदैन से लेकर वो, अब ये सब पैसे का ही खेल है। ये जितना जोम इस वक्त नजर आ रहा है, ये पैसे का ही जोम नजर आ रहा है। और जो आपने बात की उनसे कि वो जो चौकीदार थे, चौकीदारों का तो आलम ये है कि आप उनकी मुट्ठी में जरा से पैसे रख दीजिए और जो चाहे आप उस वक्त जुर्म करवा लीजिए। आप उनसे पैसा देते जाइए, वफादारी खरीदते जाइए। अब जहां जहां पैसे का ज्यादा जोर चलेगा, वहां आप देखेंगी कि केस उस तरह से अपनी एक ना एक करवट बदलता रहेगा। इंसाफ देने में इतनी देर नहीं लगती, चाहे जमा करने में, चीजों को देखने में टाइम लगता है, ये हर शख्स समझता है, लेकिन जितनी देर लगाई जा रही है उसमें तो दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे सारे के सारे जो हमारी रहम होती है वो मुजरिम के साथ ही होती है, वो जालिम के साथ ही होती है। आलिया साहिबा, आप यकीन कीजिएगा कि इस्लामाबाद में जो नूर मुकद्दम हैं, उनकी वालिदा की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया था कि इंसाफ जल्द अज जल्द मिलना चाहिए। जो उनकी हालत थी, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे घर का माहौल वो माहौल ही नहीं रहा, अब हम लोग बहुत अजियत का शिकार हैं, हमें लगता है कि अभी हस्ती भी यहाँ से आ जाएगी और आके बातें करेगी। बस वो खातून जिस तरह से रो रही थी, मैं अपने अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकती। अब इस सारी सिचुएशन में मैं जो आपसे बात करना चाह रही हूँ, किसी का घर तो उजड़ गया, लेकिन जिस तरह इस मुजरिम के वालिद ने उसको सपोर्ट किया है और जिस तरह इसको रंग देने की कोशिश की है कि वो थेरेपी के लोगों को बुला लिया, पागलपन का ड्रामा, और उसको कहा गया कि तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। ये वालिदैन तो बच्चों को बचाते हैं और उनको ठीक करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं। यहाँ पे वालिद ने पूरा कोऑपरेट किया अपने बेटे के साथ। किया है, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि ये जाहिद जाफर को इस मकाम तक पहुँचाने में भी वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार रहा है।
क्योंकि जाहिद जाफर की कोई एक पहला इस तरह का कोई इसका केस नहीं है। जब आप उसकी केस स्टडी देखेंगे तो उसके पीछे के भी इस तरह के उसके पास ये सारे शवाहिद मिलेंगे कि वो इसी मिजाज का इंसान था और उसमें वालिदैन को एक चीज मालूम थी। जब वहां से आए हैं उसको सेव करने के लिए लोग और उसके इलाज के लिए लोग, इसका मतलब ये कि वालिदैन को सब पता था कि इनका बेटा अगर वो जहनी मरीज था तो उसको पागल खाने में होना चाहिए था। कि एक जहनी मरीज को हम आजाद छोड़ेंगे और उसके साथ हर बच्ची के साथ ये सब करो। और ये कोई नूर मुकद्दम पहली नहीं है जाहिद जाफर के जो उसके अजाब में आई है। ये काम अचानक इतनी हाई लेवल पर कभी नहीं हुआ करता। ये चीजें पै दर पै होती, ये जो जितनी चीजें हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, एक आम शहरी और जो मैंने केसेस देखे उसके साथ बिल्कुल, और इतना लर्जा देने वाला एक स्टेटमेंट आया था उसकी जानिब से कि उसने कहा कि इस्लाम में तो कुर्बानी की वैसे भी बात की गई है, तो उसने तो खुद कहा था कि मुझे कुर्बान कर दो। मतलब कि इतनी अजीब सी बात है। नहीं, ये स्टेटमेंट दी जाती हैं, ये स्टेटमेंट सिखाई जाती हैं, ये मुजरिम मुल्जिम उनके मुंह में स्टेटमेंट्स डाली जाती हैं, क्योंकि कानून में जो रहम की एक कहानी है, उस जब केस को किसी तरह खास डायरेक्शन देना होता है तो जब मुजरिम के साथ या मुल्जिम के साथ हर एक नफरत का इजहार कर रहा होता है, फिर रहम की इस किस्म के सारे ये झोल होते हैं, इनको लूप होल्स कहते हैं, ये चीज डाली जाती है। कोई अगर वो इस वक्त माफी मांग रही थी या वो वहां से कूद रही थी तो क्या वो ये कह रही थी कि कुर्बानी दे दो? अगर वो कुर्बानी देना चाहती तो क्या करती? वो कुर्बानी का मतलब था कि नूर मुकद्दम का अपना दिल इस तरफ माइल था, तो क्या वो इतनी बेसाख्ता नीचे भागती? क्या वो गेट तक जाती? क्या वो वहां के लोग, और ये भी बता दूं कि जो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो गेट कीपर उसको रोक रहा था, इसका मतलब है वो हैबिचुअल था, वो हैबिचुअल था कि इस तरह से इससे पहले भी कुछ ना कुछ वहां पे वो चीजें देखता रहा है और चुप इसलिए ले रहा होगा, गर्म की जाती है। बिल्कुल, आई एग्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगी इसी चीज को लेकर, मैं आपकी तरफ वाली साहब वापस आऊंगी। बैरिस्टर वकास, ये जो अभी सीसीटीवी फुटेज आ गई, इसका ट्रांसक्रिप्ट आ गया, ये बड़ा एक सॉलिड इस केस में शवाहिद हैं जो कि मिल गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये मुल्जिम ड्रामा कर रहा है और इसने वहाँ पर काफ़ी शोर किया, अदालत ने इसको बाहर निकाल दिया, इसने जो पुलिस अफसर जिसने इसको बाहर निकाला या पकड़ा उसका गिरबान पकड़ लिया, ये जो पागलपन की एक्टिंग है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कारगर साबित होगी और ये कामयाब हो जाएगा पागलपन की एक्टिंग करके पागल साबित होने में? सैरिश, कबल इसके मैं इस बात पे आपके कोई बात करूं, एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर करना चाहूँगा। जो कुर्बानी की आपने बात की, हमारे लॉ के अंदर कोई भी ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं कि कोई शख्स ये कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी जान दी। अगर आप खुद भी सुसाइड करना चाहते हैं या अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, डेट इज़ आल्सो ऑफेंस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, जो सेक्शन 325 में लिखा गया है। सेकेंडली, जो आपने बात की कि अदालत के अंदर ये मैडनेस की या अपने पागलपन की एक एक्टिंग कर रहा है ताकि किसी तरीके से जो लॉ के अंदर एग्जाम्पल सेक्शन 84 के अंदर रखी गई है उसे मिल जाए, वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि थेरेपी वर्क्स के जितने भी लोग थे, स्पेशली जिनकी स्टेटमेंट को सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया गया और चलान के अंदर उनकी जो गवाही को भी उसका कलम बंद किया गया है, तो उनकी गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए उसमें बड़ा क्रिस्टल क्लियरली और कैटेगोरिकली इस चीज़ की वजाहत की गई है कि ये शख्स पागल नहीं था, बल्कि ये शख्स तो दूसरों की थेरेपी करता था, क्योंकि पहले ये खुद थेरेपी लेता था, फिर उसके बाद ये दूसरों की थेरेपी करता था और मेंटली एक स्टेबल शख्स था। और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये तो मेडिकल रिपोर्ट सारी चीज़ें साबित करेंगी, लेकिन जो पागलपन का ये ड्रामा कोर्ट ऑफ लॉ में रचाया जा रहा है या इस तरीके के एक्ट्स किए जा रहे हैं कि कोर्ट को किसी तरीके से इस पर तरस आए या मैडनेस की प्ली के अंदर इसको कोई एग्जाम्पशन मिले, वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टीम के अंदर ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, इसके अंदर पाकिस्तान के जो बेहतरीन ऑफिसर्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।